हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हॉर्टिकल्चर में मेंशन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हालांकि जो तीसरा टॉपिक है वो आपके सिलेबस में अगर आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2017 के पेपर में इस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे। तो शुरुआत करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो कि है मल्चिंग। मैंने देखा है अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मल्च का बस थिकनेस पर ध्यान देते रहते हैं कि भैया मैम ये मल्च यूज करेंगे तो थिकनेस कितना होना चाहिए, ये आरएचओ में पूछा था, वो यहाँ पर पूछा था। ठीक है भाई, नो डाउट मल्च का थिकनेस भी पूछा जाता है, लेकिन अपना दिमाग इस चीज में भी दौड़ाओ कि और कौन कौन से नए सवाल मल्चिंग जैसे टॉपिक से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मल्चिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलर के अकॉर्डिंग मल्च के क्या क्या यूजेस होते हैं। जैसे सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे ब्लैक मल्च। अब ये ब्लैक मल्च के कौन कौन से यूजेस हैं। सबसे पहला यूज कंजर्विंग ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर को डेफिनेटली कंजर्व करने में हर टाइप का मल्च हेल्पफुल होता है, और ब्लैक प्लास्टिक मल्च का भी सबसे पहला यूज यही होता है। इसके अलावा वीड के ग्रोथ को कंट्रोल करने में बड़ा फायदेमंद होता है। एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे कि भैया वीड कंट्रोल करना है, आप कौन से कलर के प्लास्टिक मल्च को यूज करोगे, तो ब्लैक प्लास्टिक मल्च। और साथ ही साथ तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूज है वो ये कि जो ब्लैक प्लास्टिक मल्च होता है बेटा, ये आउट गोइंग रेडिएशंस को कम करता है। अब इसका मतलब क्या है, एक्चुअली जितनी भी ब्लैक बॉडीज हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है ज्यादा से ज्यादा सोलार रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना। मतलब इनकी कोशिश होती है कि सोलार रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक करके वापस ना चले जाए, हम उसे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लें। इसीलिए ये पॉइंट मेंशन्ड है कि ये ब्लैक प्लास्टिक मल सारे के सारे आउट गोइंग रेडिएशंस की संख्या को, क्वांटिटी को, संख्या कहना सही नहीं है, क्वांटिटी को कम करते हैं। मतलब मैक्सिमम सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ही रेडिएशंस को वापस भेज पाते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा रिफ्लेक्टिव प्लास्टिक मल्च पे। नाम से ही बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट करने वाला किस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा, सोलार रेडिएशंस को। ब्लैक प्लास्टिक मल्च एब्जॉर्ब कर रहा था और वो आउटगोइंग रेडिएशंस की क्वांटिटी को कम कर रहा था, लेकिन जो रिफ्लेक्टिव प्लास्टिक मल्च होता है ये मैक्सिमम सोलार रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। मतलब एब्जॉर्ब कम कर रहा है, मतलब ये सॉइल के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दे पाएगा। इसीलिए इसका यूज लिखा है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग रूट जोन टेम्परेचर। जी हाँ, ये जो रिफ्लेक्टिव प्लास्टिक मल्चेस होते हैं ये हमारे रूट जोन के टेम्परेचर को कूलर रखने में हेल्प करते हैं। कूलर मतलब लोअर टेम्परेचर्स मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। कैसे? बिकॉज ये मैक्सिमम सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तीसरे प्लास्टिक मल्च पर आते हैं जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मल्च। ध्यान रखना कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मल्च का एक सबसे बड़ा जो एम है वो है सॉइल टेम्परेचर को बढ़ाना। और सॉइल टेम्परेचर को किस उद्देश्य के तहत बढ़ाना, ताकि जितने भी सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स हैं, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस हैं, सब के सब नष्ट हो जाएं। और इस प्रोसेस को हम अक्सर सॉइल सोलराइजेशन भी कह देते हैं। एग्जाम में ज्यादातर बार सवाल ऐसे ही पूछा गया है कि सॉइल सोलराइजेशन के लिए आप कौन से प्लास्टिक मल्च को यूज करोगे, तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मल्च को यूज करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी एग्जाम का काफी कॉमन क्वेश्चन होता है, आप देखोगे कि सॉइल सोलराइजेशन के लिए जब आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मल्च को यूज कर रहे हो तो थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 25 माइक्रोन। कितना बेटा? 25 माइक्रोन। तो ये हो गया मल्च का कलर के अकॉर्डिंग यूज। और साथ ही साथ सॉइल सोलराइजेशन में मैंने थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मल्च भी आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया। अब हम आ जाते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें से मुझे लगा कि मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने जरूरी हैं, बिकॉज शायद आपको इस बार के पेपर में ये सारे सवाल देखने को मिल जाएं। प्रोपगेशन की जब हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो दो तरह के प्रोपगेशन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल प्रोपगेशन का मतलब होता है सीड से प्रोपगेशन करना, और एसेक्सुअल प्रोपगेशन की जब आप बात करते हो तो यहाँ पर सीड के बजाय हम प्लांट के किसी भी दूसरे पार्ट से प्लांट का प्रोपगेशन करते हैं, और इसे ही हम कह देते हैं एसेक्सुअल प्रोपगेशन।
मैंने देखा है कि बच्चे पूरे कटिंग के टाइप्स को बढ़िया फोटोग्राफ बना बना के पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हो, जहां पर 4 ऑप्शंस होंगे, आपको वहां पर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर में। ये डिफरेंस को जिस दिन समझ लोगे ना, ऑब्जेक्टिव पेपर तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। बच्चे ग्राफ्टिंग का टाइप, बडिंग का टाइप, पूरा डायग्राम देख देख के पढ़ रहे हैं। अरे भाई, सवाल का टाइप तो एक बार देख लो, पूछा क्या जाता है और तुम पढ़ क्या रहे हो। तुमको कोई मेंस का पेपर नहीं लिखना है जहां पे सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। आपको भैया एक सवाल देगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे। जैसे फॉरकेट बडिंग किस क्रॉप में यूज करता है, यही जनरली पूछा जाता है। अब उसके लिए आप पूरा लंबा चौड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो भाई ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, तो कंफ्यूज होना तो तय है आपका। आइए मैं बात कर लेती हूँ एसेक्सुअल प्रोपगेशन के बारे में। सबसे पहला, बल्ब से एसेक्सुअल प्रोपगेशन होता है। कहां कहां पर होता है? तो ट्यूलिप विच इज अ फ्लावर आपके सिलेबस में नहीं है, पूछ दे भैया तो हमसे बनना चाहिए। डैफोडिल्स भी फ्लावर होते हैं, ध्यान रखिएगा। अनियन और गार्लिक, ये सभी लोग जानते हैं कि बल्ब से ही प्रोपगेशन इनका होता है। साथ ही साथ बल्ब किस चीज का मॉडिफिकेशन है बेटा, तो जरूर याद रखना, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बल्ब का फॉर्मेशन जो है ये अक्सर मोनोकॉट प्लांट्स का कैरेक्टर होता है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, अनियन, गार्लिक, ये जितने भी हैं सब तो मोनोकॉट्स हैं। कल ही की यूट्यूब सेशन में मैंने इस चीज को डिस्कस भी किया था। तो बल्ब कहाँ कहाँ पर बनता है ये याद रखो। मोनोकॉट प्लांट्स में जनरली बल्ब का फॉर्मेशन होता है, अनियन और गार्लिक में होता है, और बल्ब किस चीज का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। नेक्स्ट है सेक्सुअल प्रोपगेशन पे आ जाते हैं बेटा, एंड दैट इज ट्यूबर। ट्यूबर जो कि जिस जनरली किस में बनता है बेटा, पोटैटो। और ट्यूबर भी किस चीज का मॉडिफिकेशन है, तो इट इज ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ट्यूबर के बाद जो तीसरा एसेक्सुअल प्रोपगेशन का तरीका लिखा है वो है ट्यूबरस रूट की मदद से। ट्यूबरस रूट ध्यान रखना, ये चीज याद रखोगे, वो ट्यूबर है और ये ट्यूबरस रूट है। मतलब ऐसा रूट जो जगह जगह पर खाने के स्टोर कर लेने के कारण स्वेल कर जाता हो, फूल जाता हो, बड़ा दिखने लगता हो, वो ट्यूबरस रूट्स होते हैं। और ट्यूबरस रूट्स कहां कहां पर बनता है, तो स्वीट पोटैटो, डहेलिया एंड टेपियोका। टेपियोका जिसे हम कसावा भी कहते हैं, और इसी कसावा से क्या बनता है, सागो। ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा राइजोम। राइजोम भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बट ट्यूबरस रूट मॉडिफिकेशन स्टेम का नहीं होता, वो रूट का ही बदला हुआ फॉर्म है। राइजोम भी किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली तो स्टेम अबव द ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है। राइजोम कहां कहां पर बनता है, बनाना, जिंजर, टर्मरिक एंड कार्डमम। ये चीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉर्म पर। याद रखोगे कि कॉर्म इज ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ऐसा भी सवाल आता है। कहां कहां पर बनता है, ग्लैडियोलस, कोलोकेसिया एंड सैफरन। ग्लैडियोलस, कोलोकेसिया एंड सैफरन। और आपको बता दूं, ऐसा एक सवाल सीईटी के पेपर में आया था। हालांकि हम सीईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भैया किसी एग्जाम का अगर सवाल है तो इंपॉर्टेंट तो हो जाता है, वो भी छत्तीसगढ़ में ही होने वाले एग्जाम का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं रनर्स। बहुत कॉमन सवाल बन चुका है रनर आजकल। स्ट्रॉबेरी में प्रोपगेशन रनर्स की मदद से होता है। सकर्स, सकर्स से प्रोपगेशन बनाना में भी किया जाता है, पाइन एप्पल में, करी लीफ में, और एक फ्लावर में जिसका नाम है क्राइसैंथेमम। मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम चुनिंदा चीजें हैं जहां से एक सवाल आपको कहीं ना कहीं शायद देखने को मिल जाए इस बार के पेपर में। एंड द लास्ट इज ऑफसेट। ऑफसेट का फॉर्मेशन किसमें होता है, डेट पाम में। मुझे अच्छे से याद है शायद आज से 2 साल पहले जो इफ्को का प्रीलिम्स हुआ था, उस पेपर में ये सवाल पूछा गया था कि ऑफसेट्स का फॉर्मेशन दिए गए प्लांट्स में से कहां पर होता है, तो डेट पाम। एक और चीज मैं मिस कर गई हूं, एंड दैट इज बल्ब का फॉर्मेशन, ध्यान रखना, ट्यूबरोज में भी होता है। ट्यूबरोज यानी कि रजनीगंधा। आई होप आप सभी को ये पूरा का पूरा लिस्ट याद हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें तो आपको अभी लिखते लिखते भी याद हो ही गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज प्लांटिंग सिस्टम। दोबारा मैं कुछ चीजों को रिपीट कर दे रही हूं।
ये जो मैं लेक्चर्स ले रही हूं अभी यूट्यूब पर, ये केवल और केवल आपके लिए चीजों को आसान बनाने के तहत लिया जा रहा है। यहाँ पर आई एम नोबडी टू प्रूव कि मुझे बहुत नॉलेज है, बहुत सारी चीजें मुझे आती हैं, मैं बहुत अच्छा डायग्राम बनाती हूँ। अगर यही करने के लिए बैठ जाएंगे ना, तो ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बनेगा वो छूट जाएगा। भैया डायग्राम बेस्ड सवाल नहीं आते हैं, और वो तब पढ़ा जाता है डायग्राम बेस्ड पूरा का पूरा सब्जेक्टिव अप्रोच जब आपके पास बहुत समय हो। 4 फरवरी को हमारा एग्जाम है, और मैं भी तुमको डायग्राम बनवा बनवा के अगर कंफ्यूज करूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप पॉइंट्स को दिमाग में रखिए, और समय आएगा जब आने वाले समय में कोई हॉर्टिकल्चर बेस्ड एग्जाम होगा तो मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल के साथ डायग्रामेटिक बेस्ड अप्रोच से ये पूरा टॉपिक समझा दूंगी। अभी आपको एग्जाम निकालना, आप उस पर फोकस्ड रहो। प्लांटिंग सिस्टम से पिछली बार एक सवाल आया था, जबकि सिलेबस में कहीं पर भी प्लांटिंग सिस्टम नहीं मेंशन्ड है। तो सबसे पहला आ जाते हैं भाई स्क्वायर सिस्टम पर। स्क्वायर सिस्टम जो है, इट इज द सिंपलेस्ट प्लांटिंग सिस्टम। और यहां पर रो टू रो और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होता है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। अब देखो स्क्वायर प्लांटिंग सिस्टम मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ये स्क्वायर है ना भाई, चारों कोने पर हम क्या लगा देते हैं, एक एक प्लांट। चारों कोने पर एक एक प्लांट लगा दिया जाता है। दिस इज द स्क्वायर सिस्टम, सिंपलेस्ट है। बिकॉज यहाँ पर रो टू रो और प्लांट टू प्लांट के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रह जाएगा, कोई झंझट ही नहीं है। और इस पर क्यों जाना है भाई, जब सवाल तुम्हारे थ्योरी से बनने वाले हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम पर। रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। अब रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में क्या होगा भाई लोग, देखोगे ये रेक्टेंगल है, इसके बगल में भी एक बना लेते हैं। रेक्टेंगल में भी कितने कोने होते हैं, 4 कोने होते हैं, तो चारों कोनों पर तुम एक एक प्लांट लगा लो, है कि नहीं भाई, ऐसे लगा लिया। और इसका एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है कि यहाँ पर जो रो टू रो डिस्टेंस होता है वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से ज्यादा होता है। बिल्कुल सही, ये प्लांट नंबर 1 है, ये प्लांट नंबर 2 है, ठीक है ना। और ये रो नंबर 1 हो गया, ये रो नंबर 2 हो गया। आप देखो ना भाई, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो रो 1 और रो 2 के बीच के डिस्टेंस से कम है। यही पॉइंट तो लिखा है इसमें। इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, डायग्राम क्यों ड्रॉ करना है, वाई टू कॉम्प्लिकेट योर सेल्स। मैं तो देख रही हूँ हर यूट्यूब पे एक कमेंट आता है कि मैम एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का डेटा पढ़ा दो। भाई क्यों पढ़ना है तुम्हें डेटा, एक सवाल 2 सवाल क्या कर लेगा तुम्हारा, और वो भी तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तुम तैयार हो क्या 100 टाइप के नंबर्स को याद रखने के लिए, 2 सवाल बनाने के लिए? तो तुम बेवकूफ हो बेटा। बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो आपको और कॉम्प्लिकेट कर देगा। क्यों अपने आप को कॉम्प्लिकेट करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हेक्सागोनल प्लांटिंग सिस्टम पर। ध्यान रखना, इसे सेप्ट्यूल सिस्टम भी बोला जाता है। सेप्ट्यूल मतलब 7वां प्लांट, ध्यान रखना। सेप्ट्यूल मतलब 7वां प्लांट, बीच में लगाते हैं हेक्सागन के, इसीलिए हेक्सागोनल या सेप्ट्यूल सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हेक्सागोनल सिस्टम होता है ना, इसमें 15% ज्यादा प्लांट्स लगाए जा सकते हैं देन द स्क्वायर सिस्टम। मैं आपको बहुत बढ़िया डायग्राम बताऊंगी इसका, एक एक का न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगी, लेकिन अभी नहीं। कोई हॉर्टिकल्चर बेस्ड एग्जाम होने दो, उसके रिवीजन सीरीज में मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगी, अभी जरूरत नहीं है बेटा। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लास्ट प्लांटिंग सिस्टम पर आते हैं, क्विंकम्स, जिसको डायगोनल प्लांटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। आप ध्यान से सुनेंगे हमारी पूरी बात। ये जो क्विंकम्स या डायगोनल प्लांटिंग सिस्टम होता है, आपने हेक्सागोनल में पढ़ा 15% ज्यादा प्लांट्स देन द स्क्वायर सिस्टम। क्विंकम्स या डायगोनल सिस्टम में स्क्वायर सिस्टम की तुलना में डबल द नंबर ऑफ प्लांट्स लगभग लगाए जा सकते हैं। स्क्वायर सिस्टम में जितने प्लांट्स लगते हैं उसका ऑलमोस्ट डबल लगाया जा सकता है इन क्विंकम सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल ट्री। एक्चुअली मान लो डायगोनल क्या होता है, क्विंकम से डायगोनल, वो भी सुन लो। स्क्वायर बना लिया, 4 प्लांट्स 4 कोनों पर लगा दिया, और एक एक्स्ट्रा प्लांट जो होता है वो बीच में ऐसे लगाया जाता है। इसी एक्स्ट्रा प्लांट को हम क्या बोल देते हैं, फिलर प्लांट या फिलर ट्री। और जनरली जो फिलर ट्रीज यूज किए जाते हैं क्विंकम्स प्लांटिंग सिस्टम में, उनमें से कुछ का नाम जरूर पढ़ के जाना, लाइक गुआवा, किन्नाओ, फाल्सा, प्लम, पीच एंड पपाया मोस्ट कॉमनली यूज फिलर प्लांट्स होते हैं। अब एक सवाल का तुम लोग जरूर से मुझे कमेंट में आंसर बताना
जो कि पिछले बार के आरयू 2017 का सवाल था। सारे फैक्ट्स तुम्हारे सामने हैं, तुम खुद से सोच के बताओ कि सबसे ज्यादा प्लांट्स किस प्लांटिंग सिस्टम में अकोमोडेट किए जा सकते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल को छोड़ दो, कंफ्यूजन होता है हेक्सागोनल और क्विंकम्स में। हेक्सागोनल में स्क्वायर सिस्टम की तुलना में 15% ज्यादा प्लांट, और वहीं हमने क्विंकम्स में देखा डबल द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द स्क्वायर सिस्टम। तो यूज योर ब्रेन्स और आंसर करके मुझे बताइएगा जरूर से कमेंट में कि आपके हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स किस प्लांटिंग सिस्टम में लगाए जा सकते हैं। आई होप आप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ वेरी न्यू टॉपिक। टिल देन पढ़ते रहें, कॉन्फिडेंट रहें, भरोसा रखें अपने ऊपर। थैंक यू सो मच।